नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज मौनी अमावस्या के पवित्र अवसर पर महाकुंभ में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। लेकिन बीती रात संगम नगरी में एक बहुत ही दुखद, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया। संगम के पास सबसे पहले स्नान करने के लिए लोग समय से पहले पहुंच गए। कुछ लोग रास्ते पर लेट गए, कई लोगों को वहीं पर नींद आ गई। पीछे से आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। रात करीब 1 बजे भीड़ बैरिकेड तोड़कर संगम की तरफ दौड़ी। किसी ने वहां लेटे हुए लोगों को नहीं देखा और इस दुखद हादसे में 30 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये बताते हुए योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंसू थे। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, एम्बुलेंसेस बुलाई, ग्रीन कॉरिडोर बनाया, लोगों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन इस बात का बेहद दुख रहेगा कि 30 लोगों को बचाया नहीं जा सका। योगी आदित्यनाथ ने पूरी घटना के बारे में डिटेल में जानकारी दी। वो आधी रात के बाद से ही कंट्रोल रूम में थे, पूरी रात पल पल की जानकारी लेते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सूरज निकलने से पहले 4 बार योगी से फोन पर बात कर चुके थे, महाकुंभ के हालात का अपडेट ले चुके थे। अमित शाह ने भी योगी से बात की। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने स्नान करने के बाद भक्तों को तुरंत प्रयागराज से वापस भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन का एडिशनल इंतजाम किया। मेला प्रशासन ने करोड़ों भक्तों की भीड़ को देखते हुए संगम नगरी के सारे रास्ते खोल दिए, जिससे एक जगह पर क्राउड न बढ़े। पहली बार ऐसा हुआ जब मौनी अमावस्या के मौके पर अखाड़ों के साधु संतों और नागाओं से पहले आम लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। शंकराचार्यों, आचार्यों और महामंडलेश्वरों ने आखिर में गंगा स्नान किया। प्रयागराज में भीड़ को देखते हुए आसपास के शहरों में श्रद्धालुओं के गाड़ियों को रोक दिया गया। इसके बाद भी 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आज डुबकी लगाई और लाखों लोग वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर जैसे शहरों में अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि प्रयागराज में अब हालात सामान्य है, लोग उत्साह के साथ गंगा स्नान कर रहे हैं। लेकिन कल रात हुए हादसे का दर्द सबके मन में है। सवाल है, जब प्रशासन ने इतनी तैयारी की थी, 10 करोड़ के लोगों के आने की उम्मीद थी, इंतजाम उसी के हिसाब से किए गए थे, इसके बाद भी चूक कहां हुई? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 30 बेकसूर लोगों की जान चली गई? इस बारे में आपको आंखों देखी रिपोर्ट दिखाऊंगा। उन लोगों की बात सुनवाऊंगा जिनके सामने यह हादसा हुआ। मौके पर मौजूद हमारे रिपोर्टर्स ने जो देखा, जो जानकारी दी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको संगम नगरी का इस वक्त का नजारा दिखा देता हूं। ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। आसमान से प्रयागराज का नजारा ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया संगम के आसपास सिमट गई हो। हर तरफ संगम की तरफ बढ़ रही लाखों की भीड़ है। त्रिवेणी में डुबकी लगाकर वापस जाते हुए लोग हैं। पूरा मेला क्षेत्र दूधिया रोशनी में जगमगा रहा है। हजारों लोग इस वक्त भी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। लाखों की भीड़ घाटों पर दिखाई दे रही है। 12 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा के इंतजामात चाक चौबंद हैं। लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। किसी एक जगह पर लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा। अलग अलग घाटों पर भक्तों की भीड़ को डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे एक घाट पर प्रेशर न बने। श्रद्धालुओं में किसी तरह का कोई पैनिक नहीं दिखाई दे रहा। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जो लोग स्नान कर चुके हैं वो खुशी खुशी अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। पता लगा आज प्रयागराज में 8 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे। इनमें से 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दोपहर 1 बजे से पहले ही गंगा स्नान कर चुके थे। कल रात 12 बजे भी संगम का नजारा कुछ इसी तरह का था। मेला क्षेत्र में 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच चुके थे। जो तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कल रात 12 बजे के बाद की है और इसके करीब 1 घंटे बाद ही दर्दनाक हादसा हुआ। असल में हुआ ये कि अमावस्या की तिथि कल शाम करीब 7:30 बजे ही लग गई थी और पंचांग के हिसाब से सुबह करीब 6:30 बजे मौनी अमावस्या का मुहूर्त था। चूंकि मौनी अमावस्या की तिथि में ही
संगम में डुबकी लगाने का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। इसलिए प्रयागराज पहुंचे करोड़ों श्रद्धालु रात में ही डुबकी लगाना चाहते थे। कल शाम को 7:30 बजे के बाद ही संगम के आसपास भारी भीड़ पहुंच गई थी। शाम से ही श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या का स्नान शुरू कर दिया था। रात करीब 1 बजे तक सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ कंट्रोल में था। भीड़ जबरदस्त थी, प्रशासन की तैयारी पूरी थी। संगम नोज की तरफ जाने वाले रास्तों पर हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी। लेकिन उसी वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ। रात करीब 1 बजे के आसपास संगम के पास भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन उन्हें बैरिकेड के पीछे रोक दिया गया था। बहुत सारे लोग मोर्च शुरू होते ही सबसे पहले संगम में डुबकी लगाने के चक्कर में उसी रास्ते पर लेट गए थे जो अखाड़ों के लिए खाली करके रखा गया था। जब भीड़ का प्रेशर बढ़ा तो पुलिस वालों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग बैरिकेड तोड़कर उस रास्ते पर आ गए जहां लोग सोए हुए थे, लेटे हुए थे। भीड़ दौड़ी, किसने ये नहीं देखा कि नीचे लोग हैं। लोगों की भीड़ लेटे हुए लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। कुछ ही मिनटों में हालात बदल गए। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। जिस जगह पर भीड़ दौड़ी थी वहां पर लोगों का सामान बिखरा हुआ मिला। जूते, चप्पल, चश्मे, कपड़े, गठरी, बैग, सब कुछ वहीं का वहीं रह गया। वो 30 मिनट महाकुंभ के लिए बहुत भारी पड़े। घायलों को बचाने के लिए पुलिस तुरंत एक्शन में आई, ग्रीन कॉरिडोर बनाया। कुंभ क्षेत्र में 40 से ज्यादा टेम्परेरी हॉस्पिटल हैं। परेड ग्राउंड पर सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इनमें इलाज की सारी सुविधाएं हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर तैनात हैं। हर सेक्टर में एम्बुलेंसेज हैं। इसलिए 50 से ज्यादा एम्बुलेंसेज फौरन मौके पर पहुंच गई। प्रशासन के बड़े अफसर भी तुरंत वहां पहुंचे। कुछ ही मिनटों में घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इंडिया की टीवी की टीम भी मौके पर मौजूद थी। हमारे संवाददाता निश्चित चंद्र घायलों का हाल जानने हॉस्पिटल पहुंचे। वहां मौजूद घायलों के परिवार वालों ने इस हादसे के बारे में जानकारी दी। लोगों ने बताया कि हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। भीड़ इकड़े से ज्यादा से भीड़ जा रही थी, अपोजिट भीड़ आके तकलीफ हो गई। एक तरफ से निकल रहे थे, दूसरी तरफ से भी आ जा रहे थे। अपोजिट आ गए ना, तब वो सब एकदम आ गया, ऊपर ही आ गए सब लोग। सीधा जा रहे थे, उन्हें उल्टे आ रहे थे। हमारा क्या पैर पीछे गए तो कितना देर तक हम सीधा जाएंगे बोलो। वो धक्कल रहे उतना धक्कल दिया। एक आदमी के ऊपर 20-25 लोग गिर गए। हम इतने दब रहे थे, पालने जू को नहीं थे। बहुत ज्यादा लोग आ गए थे क्या वहाँ पे? बहुत ज्यादा। हमने 10 मिनट और नहीं कोई बड़ाओ छोरा मदद नहीं करा, नहीं 10 मिनट में और हम जितने उड़ा थे नहीं उसमें। क्या लोग एक दूसरे के ऊपर आ गए थे? हाँ, ऊपर आए, धक्के मर के ऊपर गेट दिए, नीचे डाल दिए, मर गया नीचे। रुके मारे, किसी ने नहीं उठाया, ना प्रशासन आया वहाँ पर। 1.5 घंटे बाद गया, 2 बजे उठाए हम। 1:45 बजे का हादसा ये। मैंने इतनी किलकी मारी, भैया बचा ले। मेरी एक ली की जान को नहीं आड़ा, बहुत जान से। मदद नहीं मिल पा रही क्या दादी आप लोगों को? हम लेके जावांगे हमारी दादी ने। हादसे के फौरन बाद प्रशासन की पहली प्राथमिकता घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने की थी, मौके पर हालात को संभालने की थी। उस वक्त तुरंत ये समझ नहीं आया कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो अचानक गड़बड़ कैसे हुई, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। सुबह सूरज निकलने के बाद नीतीश चंद्र उस जगह पर पहुंचे जहां यह हादसा हुआ था। नीतीश ने बताया कि संगम के पास एक मेन रास्ता बनाया गया है जो अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए खाली रखा गया था। उसके एक तरफ रास्ता है जिससे श्रद्धालु संगम की तरफ जाते हैं और दूसरी तरफ जो मार्ग बना है वो गंगा स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं के लौटने के लिए है। अखाड़ों के लिए जो खाली रास्ता था उस पर ऐसे हजारों श्रद्धालु पहुंच गए जो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में डुबकी लगाना चाहते थे। ये लोग ब्रह्म मुहूर्त के इंतजार में इसी मार्ग पर लेटकर आराम करने लगे। करीब 1 बजे के आसपास लौटने के रास्ते पर डुबकी लगा चुके लोगों की भीड़ बढ़ गई। भीड़ के प्रेशर में अखाड़ा मार्ग पर लगे बैरिकेड्स टूट गए और डुबकी लगाकर लौट रहे लोगों की भीड़ अखाड़ा मार्ग पर सो रहे लोगों के ऊपर चढ़ गई। इसके बाद अफरा तफरी मची। एक तरफ से लोग संगम की तरफ जा रहे थे, दूसरे तरफ से लौट रहे थे। दोनों तरफ के बैरिकेड्स टूट चुके थे, इसीलिए हजारों लोग आमने सामने आ गए और जो बीच में दब गया
वो उठ ही नहीं पाया। नीतीश चंद्र ने मौके पर जाकर पूरी बात समझी और समझाई। आप नीतीश की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको भी अंदाजा होगा कि आखिर महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर इतना दुखद हादसा कैसे हुआ। संगम में देर रात जो घटना हुई वो कैसे हुई ये हम आपको बताते हैं। इस तरफ से भीड़ का दबाव बैरिकेडिंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था। यहाँ देखिए जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, दबाव इतना ज्यादा था कि यहाँ जो जालियां बनी हुई थी वो सारी जालियां आपको टूटी हुई नजर आएंगी। और ये दबाव सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि आगे की तरफ ये दबाव बढ़ता जा रहा था। और ये जो रास्ता है जिस पर मैं अभी चल रहा हूँ ये अखाड़ों के लिए सुरक्षित रास्ता था, लेकिन भीड़ का दबाव इतना ज्यादा हुआ कि जो अखाड़ों के लिए सड़क थी उस तरफ लोग आने लगे, एक दूसरे पर गिरने लगे। और किनारे में आप देखिए जितनी भी जालियां हैं ये सब टूट गई हैं क्योंकि भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा हो रहा था। लोग इस बैरिकेडिंग के दूसरे हिस्से में आना चाह रहे थे और इससे पीछे जिधर हम आगे की तरफ जा रहे हैं वहां भी भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा था। ऐसे में जो अखाड़ों के लिए सुरक्षित सड़क थी उधर लोग बढ़ने लगे और जो बैरिकेडिंग की तरफ लोग थे वो बैरिकेडिंग को तोड़कर इधर आने लगे। और इसी दौरान जो है भगदड़ मच गई और उसमें एक दूसरे पर लोग गिरने लगे। हालांकि यहाँ पर मौके पर जो एम्बुलेंस तमाम मौजूद थे, पुलिसकर्मी थे, उन लोगों ने पूरी कोशिश की। जितने भी लोग उस समय गिर रहे थे उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। मेला क्षेत्र में तैनात पुलिस और प्रशासन के अधिकारी दिन भर हालात को संभालने में जुटे रहे। इसके बाद शाम को महाकुंभ नगर के डीआईजी वैभव कृष्ण और मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने इस घटना की डिटेल्स शेयर की। डीआईजी ने भी एक्सप्लेन किया कि हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है। ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। प्रशासन की तरफ से लोगों को जो मदद पहुंचाई जा रही है उसकी मॉनिटरिंग योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं। कल आधी रात के बाद से योगी अधिकारियों से एक एक अपडेट लेते रहे। उन्होंने रात में चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी के साथ लंबी मीटिंग की। इस हादसे की खबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी को 4 बार फोन करके हालात का अपडेट लिया। क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है, योगी आदित्यनाथ की कल दिल्ली में रैलियां होनी थी, लेकिन इस हादसे के बाद योगी ने कल दिल्ली में होने वाली पब्लिक मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया है। बताया जा रहा है कि योगी कल प्रयागराज जा सकते हैं और मेला प्रबंधों की फिर से समीक्षा कर सकते हैं। आज हादसे के बारे में जानकारी देते वक्त योगी की आंखों में आंसू आ गए, उनका गला भर आया। योगी ने कहा कि सरकार ने अपनी तरफ से हर संभव इंतजाम किया, इसके बाद भी हादसा हो गया। योगी ने हादसे के शिकार हुए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं और अब प्रशासन का फोकस इस बात पर है कि जो लोग प्रयागराज में हैं वो बिना किसी दिक्कत के गंगा स्नान करें और सुरक्षित अपने अपने घरों को लौट जाएं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है।
परिणाम उसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने यह भी समझाया कि प्रयागराज के महाकुंभ में आज सुबह भीड़ का कितना प्रेशर था। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रेशर पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन जो घटना हुई उसकी प्रॉपर जांच जरूरी है, इसलिए पुलिस अपने लेवल पर इसकी जांच तो करेगी ही। इसके अलावा इस घटना की जुडिशियल इंक्वायरी भी होगी। इसके लिए एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में 3 मेंबर्स की एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। ये सभी घटनाएं मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी है, लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है। और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे, क्योंकि कई बार रिव्यू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सतर्कता के बाद आखिर कहां से ऐसे हादसे फिर भी होते हैं और हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस श्री डीके सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है। 10 करोड़ की भीड़ को संभालना, उसके लिए प्रबंध करना आसान नहीं होता। योगी आदित्यनाथ ने फिर भी पुख्ता इंतजाम किए, हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा। इसके बाद भी ये दुखद हादसा हो गया, इसीलिए योगी की आंखों में आंसू हैं। हादसे के बाद योगी पूरी रात नहीं सोए, पूरी रात प्रशासन के अफसरों को निर्देश देते रहे। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त परिस्थिति बहुत विकट थी। उस वक्त कई अखाड़ों के साधु संत अपने अपने रथों पर सवार होकर अमृत स्नान के लिए निकल चुके थे। नागा साधु भी संगम की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन हादसे के बाद योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले अखाड़ों के महामंडलेश्वरों से और शंकराचार्यों से खुद बात की। उन्हें हालात के बारे में, संगम में मौजूद भक्तों की भारी संख्या के बारे में बताया और साधु संतों से निवेदन किया कि वो फिलहाल अमृत स्नान के लिए न निकले। योगी ने साधु संतों से आग्रह किया कि इस बार महाकुंभ में पहले जनता को स्नान करने का अवसर दिया जाए। अखाड़ों का अमृत स्नान संगम पर भीड़ होने के बाद किया जाए, जब भीड़ कम हो जाएगी तब करें। साधु संतों ने योगी के निवेदन को माना और अखाड़ों के जुलूस वापस शिविरों में लौट गए। साधु संत वापस अपने शिविरों में लौट गए। इसके बाद योगी ने अफसरों को निर्देश दिया कि जो लोग सड़क के रास्ते प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे हैं उन्हें फिलहाल आसपास के जिलों में रोक दिया जाए और लोकल प्रशासन उनके खाने पीने का इंतजाम करे। इसके बाद भदोही, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और मिर्जापुर जैसे बॉर्डर के इलाकों को बंद कर दिया गया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं को चाक घाट बॉर्डर पर रोका गया। जौनपुर शहर के बाहर यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई। लखनऊ और सुल्तानपुर जिलों की तरफ से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं को प्रतापगढ़ जिले में रोका गया। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और दिल्ली से कानपुर के रास्ते जाने वाले प्रयागराज जाने वाले भक्तों को कौशाम्बी और फतेहपुर जिलों में ठहराया गया। साउथ से आ रहे तीर्थयात्रियों को चित्रकूट में रोका गया। जौनपुर में डीएम खुद तीर्थयात्रियों के बीच पहुंचे, खाने पीने की व्यवस्था की। नेपाल से 200 यात्री अमावस्या के स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। उनकी गाड़ियों को भी जौनपुर में रोक दिया गया। इन तीर्थयात्रियों ने कहा जौनपुर में तो ठीक ठाक व्यवस्था की गई है, लेकिन वो स्नान करने
प्रयागराज जरूर जाएंगे, भले इसमें देर हो जाए। हम लोग ये प्रयागराज दर्शन करने के लिए आए थे। रास्ता भूल करके 2-3 घंटा 4-5 घंटा तक इधर उधर करके समस्या हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ आए। सुबह 6 बजे आए थे हम। हमारे पास में 4 गाड़ी आए, लेकिन हमारे गाड़ी में 43 लोग हैं। और यहाँ पे चाय की व्यवस्था, सुबह चाय का व्यवस्था था। अभी चाय बेली पानी का व्यवस्था सुबह में, अभी खाना का व्यवस्था हो रहा है। अब लेकिन कब पहुँचेंगे हमको मालूम नहीं है, लेकिन जाना तो है वहाँ। अब रिटर्न जाने की भी समस्या है, फिर उधर जाने के लिए भी समस्या है। अभी 24 घंटा यहाँ पे रोकना पड़ेगा। महाकुंभ में दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से महाकुंभ के लिए रेलवे की व्यवस्था की जानकारी ली। रेल मंत्री को निर्देश दिया कि सभी श्रद्धालुओं को वहां से सुरक्षित और पूरी सुविधा के साथ निकालने के इंतजाम करें, क्योंकि प्रयागराज में भीड़ को कम करना सबसे आवश्यक था। इसलिए सबसे पहले उन लोगों के वापस जाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई जो संगम में डुबकी लगा चुके थे। जो ट्रेन प्रयागराज की तरफ बढ़ रही थी उन्हें रास्ते में रोका गया। रेल मंत्री ने बताया कि मौनी अमावस्या पर प्रयागराज से 190 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। इसके अलावा 170 रेगुलर ट्रेन से भी यात्रियों को प्रयागराज से वापस भेजने की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 10,000 जवान तैनात किए गए हैं। प्रयागराज के तमाम रेलवे स्टेशन से हर 4 मिनट में एक गाड़ी रवाना हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रेल मंत्री से बात की और लोगों को प्रयागराज से निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलाने की अपील की। रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि प्रयागराज जंक्शन के बाहर 20,000 लोगों के रुकने का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा प्रयागराज में सिटी साइट पर खुसरोबाग में भी यात्रियों को रोकने की व्यवस्था की गई है। रेलवे के कर्मचारी तीर्थयात्रियों को गाइड करके रेलवे स्टेशन पहुंचा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को अपनी ट्रेन पकड़ने में कोई असुविधा ना हो, स्टेशन पर कोई अव्यवस्था न फैले। मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर महाकुंभ में दुर्घटना गंभीर बात है, रुलाने वाली है, दुख देने वाली है। सवाल सिर्फ मरने वालों और घायलों की संख्या का नहीं है। अगर एक भक्त की भी जान जाती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सही है कि अमृत योग में सबसे पहले स्नान करने के ललक के कारण बहुत से श्रद्धालु वहीं लेटे हुए थे। जब भीड़ का रेल आया तो किसी ने नीचे नहीं देखा, लोग कुचले गए। जब तक लोग इस बात को समझते तो काफी देर हो चुकी थी। मैं इसे प्रशासन की चूक मानता हूं, क्योंकि इस स्थिति को एंटिसिपेट नहीं किया गया। वहां सब कुछ है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ड्रोन है, पुलिसकर्मी तैनात हैं, एसटीएफ है, एनडीआरएफ, एनएसजी, सब तरह के फोर्सेस हैं, पर इस हालत का पूर्वानुमान किसी ने नहीं किया। लेकिन इस कारण यह कह देना कि महाकुंभ में हर जगह बदइंतजामी है, व्यवस्था खराब है, वहां दिन रात अरेंजमेंट करने वाले पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों के प्रति अन्याय होगा, क्योंकि ये सब लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं। आज 8 करोड़ लोग महाकुंभ में पहुंचे क्योंकि उन्होंने लोगों से सुना था इंतजाम अच्छा है, रजाई भी है, सफाई भी है, दवाई भी है। लेकिन अच्छा प्रबंध भी मुसीबत बन सकता है, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जो लोग संगम में नहा लिए, डुबकी लगा ली, वो भी वहीं रुक गए, जाना नहीं चाहते थे। वो साधु संतों के प्रोसेशन को, नागा साधुओं को देखना चाहते थे। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, वो इस दृश्य को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहते थे। इसलिए भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो गया, बैरिकेड टूट गए और यह हादसा हुआ। मैं इस मामले में कुंभ नगरी में मौजूद साधु संतों की प्रशंसा करूंगा। शंकराचार्यों ने, मां मंडलेश्वरों ने रात को ही वीडियो जारी किए, लोगों से अपील की, लोगों को समझाया जो जहां हैं वहीं स्नान कर लें, पुण्य मिलेगा। दूसरी बात, उन्होंने अमृत स्नान को डिले करने के अनुरोध को माना और पहले आम लोगों को स्नान करने दिया। योगी आदित्यनाथ के प्रबंधन, केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वय और ग्राउंड पर प्रशासन की फुर्ती और साधु संतों की कृपा का असर
कुछ ही घंटों में दिखने लगा। संगम नगरी के वातावरण में भक्तों का उत्साह फिर से दिखने लगा। चूंकि अखाड़ों का स्नान टाल दिया गया था, इसलिए लाखों की संख्या में भक्तों ने बिना किसी रोक टोक, बिना किसी डर के डुबकी लगाई। हमारे रिपोर्टर्स को भक्तों की भीड़ में पूरे भारत से आए हुए लोग मिले। कोई कर्नाटक से आया था, कोई केरल से आया था, कोई हिमाचल से था, कोई असम से। पूरे परिवार मौनी अमावस्या के मौके पर संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। इन श्रद्धालुओं ने कहा, जो हो गया सो हो गया, लेकिन इसके बाद प्रशासन ने जितनी तेजी से हालात को काबू में किया, वो कोई छोटी बात नहीं है। भक्तों ने कहा, स्नान अच्छे से हुआ, इसलिए अब सारे कष्ट भूल गए। आप लोग स्नान कर लिए हैं? हाँ, कर लिए हैं। अच्छा, कहाँ से आई हैं? हम आए दतिया जिला से। हो गया, पूरा परिवार है? हाँ, पूरा परिवार। कितने लोग आए थे? हम 25 लोग। स्नान हो गया? नहीं, स्नान कहाँ हुआ? आप लोगों ने कर लिया? स्नान हो गया। कहाँ से आई हैं? कानपुर से। आप कहाँ से आई हो? बेंगलोर से। हो गया स्नान? नहीं, इधर से मोड़ दिए ना। क्या कहा गया? भगदड़ है उधर, पूरा भीड़ बहुत ज्यादा हो गया है, क्राउड, इसीलिए। तो अब क्या करोगे आगे? पता नहीं, अभी जा रहे टेंट में, फिर से हाँ फिर से आएंगे। स्नान कर लिया? हाँ। अच्छा, कहाँ कब कितने लोग आए थे? 3। अच्छा हाँ अच्छा, तो मौनी अमावस्या का दिन चुना आप लोगों ने? हाँ। पुणे से। चैन छोड़ लिए। स्नान हो गया? नहीं, कहाँ स्नान हुआ, अभी चैन छोड़ लिए। स्नान हो गया सर, बनारस से सर, भदोही से सर। आप कहाँ से आए हो? बनारस। कहाँ से आई? स्नान करने वाले भी मिले और स्नान का इंतजार करने वाले भी मिले, लेकिन किसी को कोई शिकायत नहीं थी। जब 6 करोड़ भक्त गंगा स्नान कर चुके, इसके बाद दोपहर 2 बजे अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हुआ। यह नजारा देखने वाला था। सभी अखाड़ों के संत, महंत, आचार्य, मां मंडलेश्वर और पीठाधीश्वर एक एक करके संगम में पहुंचे। उन पर पुष्प वर्षा की गई, लेकिन आज अखाड़ों के अमृत स्नान में भी दुखद हादसे की छाया दिखाई दी। अखाड़ों ने सादगी और संयम बरता। आज रथों पर भव्य सवारियां नहीं निकाली गई। ज्यादातर मां मंडलेश्वर अपने शिष्यों के साथ संगम तक पहुंचे। 3 शंकराचार्य तो बोट के जरिए घाट से संगम तक गए और थोड़ी देर में डुबकी लगाकर लौट गए। चूंकि मौनी अमावस्या के दिन अखाड़ों के देवता, उनके अस्त्र शस्त्र को गंगा स्नान कराना जरूरी होता है, उसे टाला नहीं जा सकता था। इसलिए अखाड़ों के साधु संत संगम पहुंचे जरूर, लेकिन साधु संतों में भी वो उत्साह नहीं था जो इससे पहले के अमृत स्नान में दिखाई दिया था। सभी अखाड़ों के संतों ने बड़ी सादगी के साथ संगम में स्नान किया, मां गंगा की पूजा की और इसके बाद अखाड़ों के संतों और धर्माचार्यों ने लोगों से अपील की कि उस महाकुंभ में आकर संगम में डुबकी लगाएं, लेकिन संयम बनाए रखें और जिस घाट पर मौका मिले वहीं स्नान कर लें, क्योंकि प्रयागराज का पूरा मेला क्षेत्र ही संगम है। बहुत दुखद है, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था है, करोड़ों लोगों का वहाँ पर होना और सनातन में उनकी अखंड निष्ठा, इतनी बड़ी भीड़ में कोई एक भी व्यक्ति से कोई त्रुटि हो जाती है तो इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती है। इसे मैं तो सबसे आह्वान करूंगा, जो भी जाए, शासन, प्रशासन और जो भी एक तंत्र है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन हम सेल्फ डिसिप्लिन में भी रहें। धर्म का पहला लक्षण ही है धैर्य। धैर्य ना खोएं और जिसको अवसर मिल जाए संगम तक जाने का, बहुत अच्छी बात है। बाकी संगम के संस्पर्श से सब जगह पवित्र अमृत जल प्रवाहमान है और ये अमृत स्नान सभी का वहां पर जाने वालों का वहां जाने मात्र से हो जाता है। और कुंभ का जो फल है वो दृश्य से ज्यादा अदृश्य अमूर्त है। साधु संतों की जिम्मेदारी है उस समाज को रास्ता दिखाएं और आज महाकुंभ में परंपरा को तोड़कर आम जनता को पहले अमृत स्नान का मौका देकर साधु संतों ने, शंकराचार्यों ने, मां मंडलेश्वरों ने आदर्श प्रस्तुत किया। इसके लिए आचार्यों का, मां मंडलेश्वरों का, सभी साधु संतों का आभारी होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस दुखद हादसे को
सियासत का मुद्दा बनाया। महाकुंभ में हादसे की खबर आते ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे शिवसेना सब ने इस हादसे के लिए योगी सरकार को कोसा। समाजवादी पार्टी ने कहा सरकार व्यवस्था करने के बजाय प्रचार में जुटी रही, ब्रांड मैनेजमेंट करके अपनी इमेज चमकाने और वीआईपी लोगों को डुबकी लगवाने में बिजी रही। इसी वजह से हादसा हुआ, आम लोग की जान गई। अखिलेश यादव ने मांग की कि महाकुंभ का मैनेजमेंट आर्मी को सौंप देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुंभ मेला प्रशासन को अपना काम दुरुस्त करने की सलाह दी। राहुल गांधी ने कहा कि वीआईपी के जाने पर रोक लगे। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था करने पर जोर दे, क्योंकि ये सारी बदइंतजामी वीआईपी कल्चर की वजह से हुई। आपने आमंत्रण तो दे दिया, आमंत्रण दे दिया तो उसकी व्यवस्था नहीं किया आपने, और पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। अव्यवस्था पूरी तरीके से फैल चुकी। चित्कार में देखा, वीडियो में चीख पुकार हो रही है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, कल ये रात की भगदड़ नहीं है, कल दिन में 12 बजे 21 नंबर पुल पे भी एक बार भगदड़ हुई है। उसके बाद भी प्रशासन ने उसको चेता नहीं, उसके बाद भी लगातार आमंत्रण दे रहे हैं, उसके बाद भी व्यवस्था नहीं। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ये केवल अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में ही परेशान रही है। केवल वीआईपी कल्चर, वीआईपी कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, जहाज से आ रहे हैं। आपने देखा पूरा कैबिनेट जाके माँ गंगा के गोद में जाकर संगम स्थल पे जाके अटखेलियाँ खेल रहा। और अमित शाह जी गए थे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका जलाभिषेक जैसे हो रहा। आज देखिए कितने साधारण परिवार के लोग, कितने गरीब परिवार के लोग, माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग बेचारे, आज उनकी मृत्यु हो गई। वह बहुत ही दुखद पीड़ादायक है। एक लीडर की बात मैंने आपको सुनवाई। ज्यादातर पॉलिटिकल लोगों का यह कहना है यह हादसा इसलिए हुआ कि सारा प्रशासन वीआईपी अरेंजमेंट में लगा था। और यह कहना आसान है, लोग इस पर आसानी से विश्वास भी कर लेंगे, क्योंकि लोगों ने कुंभ नगरी में वीआईपीज को बड़े आराम से स्नान करते देखा है, उनके वीडियो वायरल हुए हैं, उनके संदेश देखे हैं। लेकिन कल रात जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसे वीआईपी सिंड्रोम से जोड़ना गलत होगा। मौनी अमावस्या के स्नान के अवसर पर वीआईपी मूवमेंट पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था। अमृत स्नान के अवसर पर सारे वीआईपी पास कैंसिल कर दिए गए थे। और यह व्यवस्था, यह परंपरा बहुत पुरानी है। जानकारों ने बताया कि एक बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, वो शाही स्नान के दिन कुंभ में डुबकी लगाने के लिए गए थे। उस समय हुई दुर्घटना में करीब 1000 लोग हताहत हुए थे। उसी समय यह नियम बना कि शाही स्नान वाले दिन वीआईपी मूवमेंट पर बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन यह इतिहास, यह एक्सप्लेनेशन राजनीति के लिए है। ये बातें उन लोगों की किसी काम की नहीं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है। हम तो ऐसे लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, घायलों की जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर सकते हैं, सरकार को और अधिक सावधानी से प्रबंध करने की अपील कर सकते हैं, मां गंगा से प्रार्थना कर सकते हैं कि अपने भक्तों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाकुंभ में हुए हादसे पर दुख जताया। आज दिल्ली में मोदी की विकसित दिल्ली संकल्प रैली हुई। इस रैली में मोदी ने पहले महाकुंभ में हादसे के शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमले किए। मोदी ने केजरीवाल की तुलना चार्ल्स शोभराज से की। मोदी ने कहा कि केजरीवाल मासूम सूरत बनाकर बार बार दिल्ली के लोगों को ठगते हैं। मोदी ने कहा अब तो केजरीवाल ने हद कर दी है, हरियाणा के लोगों पर यमुना के पानी में जहर घोलने का इल्जाम लगा दिया। इससे ज्यादा बेशर्मी और कुछ नहीं हो सकती। मोदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की लुटिया यमुना में ही डूबेगी। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? पिछले 11 साल से
ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को जहर पिला करके मारने का षड्यंत्र चल रहा था क्या? क्या बोल रहे हो? बेशर्मी से ये कहने की इनकी हिम्मत, ये चौंकाने वाला चरित्र है जी। बेशर्मी है, बेईमानी है, बदनीयती है। जानबूझ करके बदिरादे से पाप करने वालों को न दिल्ली कभी माफ करता है, न देश कभी माफ करता है। मैंने हरियाणा की रोटी खा की है। हरियाणा के मुझे राजनीति में उंगली पकड़ करके चलाया है। मैं हरियाणा को भली भांति जानता हूं। वहां का एक एक नागरिक धर्म परायण है। अनेक घरों में सुबह यज्ञ होता है। क्या ऐसे लोगों को जहर पिलाने वाले ऐसे आरोप लगा दो आप? ये सिर्फ हरियाणा का अपमान नहीं, ये भारतीयों का अपमान है, हमारे संस्कारों का अपमान है, हमारे चरित्र का अपमान है। चुनाव हारने का ऐसा डर कि कुछ भी बोलो। मुझे पक्का विश्वास है ऐसी ओछी बातें करने वालों को दिल्ली इस बार जरूर सबक सिखाएगी। इन आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी। यमुना के पानी में जहर मिलाने के इल्जाम पर आज केजरीवाल ने चुनाव आयोग को जवाब दिया। यह जवाब 14 पेज का है। अपने उत्तर में केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ की चिट्ठी का हवाला दिया और कहा कि उन्होंने जो कहा वो जल बोर्ड के सीईओ की रिपोर्ट के आधार पर कहा। अब चुनाव आयोग सीईओ की रिपोर्ट की जांच करे। केजरीवाल ने कहा उनका मकसद दहशत फैलाना नहीं था, ये पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है, इसलिए उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। और इसके बाद अपनी रैली में केजरीवाल ने आज फिर यमुना के पानी में जहर मिलाने का मुद्दा उठाया। ये बीजेपी वालों ने गंदी राजनीति की हद कर दी। हमारे यहां दिल्ली में पीने का पानी हरियाणा से यमुना से आता है और यूपी से गंगा से आता है। हरियाणा से हमारा जो पानी आता है उसमें हरियाणा वालों ने, हरियाणा की सरकार ने अमोनिया नाम का जहर डाल के भेज दिया। अगर वो पानी पीने के लिए घर घर में गलती से चला जाता, पता नहीं कितने लोग बीमार पड़ जाते, कितने लोग मर जाते। ये तो हमें पता चल गया, हमने सारा पानी डाइवर्ट कर दिया, हमने आपके घर तक नहीं आने दिया। लेकिन दोस्तों ये तो गलत बात है ना, ऐसी राजनीति तो नहीं होनी चाहिए ना। हम कोई आपस में दुश्मन थोड़ी हैं। हरियाणा भी अपना देश है, दिल्ली भी अपना देश है, बीजेपी भी अपने देश की है, कांग्रेस भी अपने देश की है, आम आदमी पार्टी भी अपने देश की है। अरे एक दूसरे को मारने पे क्यों तुले हुए हो, एक दूसरे को बीमार क्यों कर रहे हो? ये तो हम लोगों ने पानी डाइवर्ट कर दिया, नहीं तो पता नहीं दिल्ली में कितने लोग बीमार पड़ जाते। मैं जब तक हूं, चिंता मत करना, आप लोगों को गंदा पानी नहीं पीने दूंगा, गंदा पानी नहीं भेजूंगा किसी हालत में आप लोगों के घर, जहरीला पानी आपके घर नहीं भेजूंगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि राहुल गांधी ने भी इसी इशू पर लगभग वही बात कही जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। बवाना में पब्लिक मीटिंग में राहुल ने कहा कि झूठ बोलना केजरीवाल की फितरत है। 10 साल में उन्होंने यमुना को साफ नहीं किया। अगर उनमें हिम्मत है तो यमुना में डुबकी लगाने का वादा पूरा करके दिखाएं, तब वो खुद हॉस्पिटल में उनसे मिलने जाएंगे। केजरीवाल जी कहते हैं, कहा था उन्होंने कि मैं यमुना का पानी पीऊंगा। मैं चैलेंज करता हूं, केजरीवाल जी जो आपने कहा था, ऐसी मीटिंग में जो कहा था, जो दिल्ली को आपने वायदा किया था कि मैं यमुना को साफ करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज आप जाके यमुना जी का पानी पी लीजिए। चैलेंज करता हूं, आप
आप दिल्ली की जनता को यमुना जी का पानी पिलाते हो, गंदा पानी पिलाते हो, आप साफ पानी पीते हो। मैं चैलेंज करता हूं आज आके यमुना जी का पानी पियो। उसके बाद अस्पताल में आपसे मिलेंगे, मगर आप ये कभी नहीं करोगे। मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि भैया मैं आके यमुना का पानी पी जाऊंगा। मुझे नहीं पीना यमुना जी का पानी। मैं जानता हूं कि यमुना जी का पानी पोल्यूटेड है, तो मैं आपसे ऐसे झूठे वायदे कभी नहीं बोलूंगा। दिल्ली के चुनाव में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि केजरीवाल ने वो कर दिया जो अभी तक कोई नहीं कर पाया। उन्होंने राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के पीछे लाइन में खड़ा कर दिया। नरेंद्र मोदी ने आज जो इशू उठाए, राहुल गांधी ने भी शाम को उन्हीं मुद्दों पर बात की। नरेंद्र मोदी ने अपनी पब्लिक मीटिंग में केजरीवाल को झूठा बताया, शाम को राहुल गांधी ने इसी बात को दोहराया। मोदी ने केजरीवाल पर करप्शन का इल्जाम लगाया तो शाम को राहुल गांधी ने भी केजरीवाल को भ्रष्टाचारी करार दिया। अब एक बात और साफ है, मुकाबला बीजेपी और केजरीवाल के बीच है। कांग्रेस तो अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। पिछले 2 चुनाव में दिल्ली की विधानसभा में कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी। इस बार दिल्ली के चुनाव में एक और फैक्टर है जो कांग्रेस को फिर से 0 करने के चक्कर में है, वो है असदुद्दीन ओवैसी। अब मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और केजरीवाल दोनों की मुश्किलें कैसे बढ़ा दी हैं। ओवैसी मुसलमानों से कह रहे हैं कि वो कांग्रेस और केजरीवाल दोनों से सावधान रहें, दोनों से दूर रहें, क्योंकि दोनों मुसलमानों को धोखा देने में माहिर हैं। आज ओवैसी ने ओखला में पैदल मार्च किया, गली गली घूमे। ओवैसी दिल्ली में सिर्फ 2 सीटों पर, मुस्तफाबाद और ओखला पर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों सीटों पर उन्होंने दिल्ली दंगों के आरोपियों को उतारा है। दोनों आरोपी जेल में थे, लेकिन ताहिर हुसैन और शिफा रहमान दोनों को ओवैसी ने कोशिश करके कोर्ट से कस्टडी पर पैरोल दिलवाया है और कैंपेन की इजाजत दिलवाई है। मुस्तफाबाद की रैली में ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल ने मुस्लिम इलाकों में पीने का पानी तक नहीं दिया। अब केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं कि हरियाणा ने पानी में जहर मिलाया, वो लोगों को ये पानी नहीं पीने देंगे। ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल ने जनता को पीने का पानी नहीं दिया, लेकिन एक बोतल के साथ एक फ्री देकर उन्हें नशे की तरफ ढकेल दिया। भारत में सबसे बड़े 2 झूठे हैं। 2 झूठे हैं, एक का नाम, दूसरे का नाम, बस। तो 2 हैं ये लोग। अब एक झूठ बोलने वाला बोल रहा है कि मैं मुस्तफाबाद में पानी नहीं पिला सका। पानी की किल्लत है, पानी मुस्तफाबाद में आता है। तो केजरीवाल बोल रहे हैं जहर आ रहा है हरियाणा से, मैं कैसा पिलाऊं मुस्तफाबाद की जनता को। हम केजरीवाल से पूछना चाह रहे हैं, तुम ये जहर पीकर बीमार पड़े या नहीं पड़े, हमको बताओ प्रूफ। तुम तो यही पानी पी रहे ना। मगर नहीं, केजरीवाल दिल्ली की जनता को, मुस्तफाबाद की जनता को, ओखला की जनता को पीने का पानी नहीं पिलाए। दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल ने कहा मैं शराब पिलाता हूं, तुम शराब पी के टून हो जाओ। इसीलिए उन पर मुकदमा आया। मैं नहीं कह रहा हूं, मुकदमा है ना, केस है। याद रखो झाड़ू वालों, तुम ताहिर हुसैन को बोलोगे तो मैं तुम्हारे बाप के बाप को बोलूंगा, याद रखो। तुम ये मत समझना कि तुम्हारे मुंह में जबान है, मेरे मुंह में भी अल्लाह ने बहुत बड़ी जबान दी, और मेरी जबान की तासीर अल्लाह ने तलवार से ज्यादा जरब उसमें लगी है। ताहिर हुसैन ये है, ताहिर हुसैन ये है। अरे तुम्हारा बाप 6 महीने शराब के मामले में जेल को जाकर बेल पर आया है। मेरे ताहिर पर शराब का मुकदमा नहीं है, और शराब पूरे दुनिया के बुराइयों की अम्मा है। पानी नहीं पिलाया दिल्ली की जनता को, मगर जहर पिला रहा है, शराब का पॉलिसी बनाया। मुस्तफाबाद में पानी नहीं है, ओखला में पानी नहीं है, तो बोलता मैं जहर कैसे मिला दिया गया है। अबे तू जहर पी के बीमार पड़ के बताता, या कम से कम पानी पी के खांसता। जहर वो भी नहीं।
मगर हर बार एक नया ड्रामा करता है। अरे ड्रामे में और झूठे में तुझ में और मोदी में कंपटीशन होगा तो कौन जीतेगा नहीं मालूम। ओवैसी मुस्लिम इलाकों में लोगों को याद दिला रहे हैं कि ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी में था, तो भी जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया तो सबने उसका हाथ छोड़ दिया। ओवैसी मुस्लिम इलाकों में इस सेंटिमेंट का फायदा उठा रहे हैं, जहां लोगों को लगता है कि जब दिल्ली में दंगे हुए, मुस्लिम एक्टिविस्ट्स को जेल में डाला गया, तो कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, ना आम आदमी पार्टी ना कांग्रेस। ओवैसी के रैलियों में जो भारी भीड़ आ रही है, उसकी मेन वजह यही सेंटिमेंट है।